सभी इंडियन आर्मी के जवान अपने अपने कैंप में सो रहे थे और दो सिपाही बॉर्डर पर उस समय पहरा दे रहे थे। तभी उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन ये क्या, वो सारी गोलियां उन्हें ना लगकर जमीन पर गिर जाती है, मानो जैसे उनके सामने कोई जादुई दीवार खड़ी हो जिसे वो बुलेट पार ही नहीं कर पा रही। यह देखकर वो दोनों सैनिक घबरा जाते हैं और उनमें से एक भागता हुआ कैंप में जाता है और अपने साथी से बोलता है, मयंक मयंक जल्दी से उठो और देखो बाहर क्या हो रहा है। क्या यार, तूने मुझे उठा दिया, चल अब सोने दे। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार उठ तो सही और बाहर चलकर देख तो आखिर हो क्या रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। चीनी सिपाहियों ने हम पर हमला कर दिया है और कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। उस फौजी की बात सुनकर मयंक की आंखें खुल जाती है और वह एक झटके से उठकर बैठ जाता है और उससे बोलता है, ये क्या बोल रहा है तू? भाई मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, एक बार मेरे साथ बाहर चलकर तो देख। जो नजारा मैंने देखा है, अगर तूने देखा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तूने ऐसा क्या देख लिया जो देखकर मेरे होश उड़ जाएंगे? अरे तू मेरे ही होश उड़ाएगा, जा तू अपना होश उड़ा। तुझे मेरी बात मजाक लग रही है? एक बार मेरे साथ चल, अगर मेरी बात झूठ निकली तो तू जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा चल ठीक है, जो मैं तुझे कहूंगा वो करना पड़ेगा। अपनी इसी बात पर 100% टिके रहना। इतना कहकर मयंक उस फौजी के साथ बाहर जाता है, जहां वह देखता है कि फौजी की कही हुई सारी बात सच है। यह देख मयंक फौजी से बोलता है, बाप रे, तू तो बिल्कुल सही बोल रहा था। अरे कैसे, आखिर कैसे ये हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग जाकर सभी सैनिकों को उठाते हैं और उन सभी सैनिकों को यहाँ लेकर आते हैं। क्या पता हम दोनों की आंखों का वहम हो। इतना कहकर मयंक अपने कैंप के अंदर जाता है और अब मयंक अपने बाकी के साथियों को उठाता है और उनके साथ बाहर जाता है। सभी देखते हैं कि चीनी सिपाही लगातार उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी फौजी को एक खरोच तक नहीं आती। वो सारे अटैक और सारे बुलेट, सारे बम बॉर्डर के पास उसी पार रह जाते हैं या चीनी सेना पर ही उल्टे जाकर फट जाते हैं। यह देख अब सभी सिपाही थोड़े परेशान हो जाते हैं। साथ ही वहां पर खौफ का माहौल भी बन जाता है, जिसके बाद मयंक अपने सिपाही दोस्तों से बोलता है, जब से कमांडर यहाँ से गए हैं तुम सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं यहाँ का कप्तान हूँ, टीम लीडर हूँ, और ये जो घटना घट रही है, ये जो चीजें हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इस बारे में अब मुझे कमांडर को फोन करके बताना ही होगा। मुझे बहुत खेद है इस चीज का कि मेरी वजह से उनकी छुट्टियां बर्बाद होने जा रही है। मयंक, हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि इस समय कमांडर दिलजीत का यहाँ होना बेहद जरूरी है। अब वही हमें बता सकते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि हम सब की पोस्टिंग अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। सिर्फ हमारे कमांडर दिलजीत ही एक ऐसे इंसान है जो सालों से बॉर्डर पर यहाँ तैनात थे, वही हमें सारा सच बता सकते हैं। हाँ, तुम सब सही बोल रहे हो, मैं अभी उन्हें फोन लगाता हूँ, लेकिन अभी रात हो रही है, क्या इस समय उन्हें फोन लगाना सही होगा? वे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सभी देखते हैं कि बॉर्डर पर एक सिपाही जो काफी घायल है, वो अपने हाथों में गन लिए चीनी सिपाहियों को ललकारते हुए बोल रहा होता है, तुम चीनी सिपाही हम हिंदुस्तानी सिपाहियों का और हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे होते हुए तुम में से कोई भी मेरे सिपाही भाइयों को छू तक नहीं सकता। मैं हमेशा इसी तरह से अपने देश की रक्षा करूंगा। मैंने शपथ ली थी और मैं अपनी शपथ पूरी करते रहूंगा। उस देशभक्त सिपाही की बातें सुनकर मयंक का भी हौसला बढ़ने लगता है और वह कमांडर से बात करने से पहले उस सिपाही की ओर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह सिपाही पीछे घूमता है, मयंक उस सिपाही को देखता है। उसे देख मयंक और बाकी सारे फौजी सेना डर जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया शहीद देशभक्त सिपाही था। वे सभी इस भूतिया सिपाही को देखकर 2 कदम पीछे हटते हैं, जिसके बाद भूतिया सिपाही उन सभी से बोलता है, तुम डरो मत भाइयों, हमारे देश और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अकेले ही इन चीनी सेनाओं को धूल चटा दूंगा, चाहे इसके लिए आज मुझे इनके घर में ही घुसकर इन्हें क्यों न मारना पड़े। लेकिन तुम हो कौन? तुम तो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि भूत लग रहे हो। आखिर तुम हो कौन? वह सिपाही मयंक की बातों का जवाब नहीं देता, जिसके बाद मयंक और बाकी फौजी बहुत डर जाते हैं और मयंक कमांडर को फोन करके उसे यहाँ हो रही सारी घटना के बारे में बताता है। जिसके बाद कमांडर दिलजीत मयंक से बोलते हैं, अच्छा तो आ गया असली देशभक्त सिपाही जो मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा कर रहा है। तुम सभी सिपाही डरना मत, वह एक देशभक्त हिंदुस्तानी सिपाही है, उसके होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, बहुत जल्द मैं तुम तक पहुँच जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें उस शहीद भूतिया देशभक्त सिपाही के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। आखिर वो देशभक्त सिपाही है कौन? ठीक है सर, जय हिंद।
और इस तरह मयंक फोन काट देता है, जिसके बाद मयंक यह सारी बात अपने बाकी साथियों को बताता है और अब सभी सेना उससे डरने के बजाय शहीद भूतिया देशभक्त सिपाही के साथ हो जाते हैं। जिसके बाद शहीद भूतिया देशभक्त सिपाही अपनी हिंदुस्तानी सेना से बोलता है, मेरे नौजवानों, देश के सच्चे सिपाहियों, तुम सभी जाकर आराम करो। मैं यहाँ हूँ और मैं तुम सब से वादा करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं होगा। आज मैं इन चीनियों को इनकी असली औकात दिखाकर रहूंगा। बहुत हो गया इनका। शहीद भूतिया देशभक्त सिपाही के बार बार बोलने पर सभी सिपाही अपने कैंप के अंदर बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और समय समय पर उस देशभक्त सिपाही को देखते हैं। कुछ ही देर बाद कमांडो दलजीत वहां पहुंच जाते हैं और सभी सेना के जवान उन्हें खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। जिसके बाद दलजीत सभी सिपाहियों से बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम सभी वीर जवानों के दिल और दिमाग में इस समय क्या बातें चल रही है। मैं बस उसी को बताने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम सब घबराओ मत और शांति से बैठ जाओ और बाहर जो जंग हो रही है उसे देखते रहो। यह बात आज से कुछ साल पहले की है। इस भूत का नाम वीर है। दलजीत अपने दोस्तों के साथ बॉर्डर पर तैनात थे। तभी चीनी सिपाही ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना के जवान वहां घायल हो जाते हैं। यह सब देख वीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अकेले ही चीनी सिपाहियों से लड़ते हुए उनके अड्डों पर पहुंच जाता है और उनके सारे ताबूत और बमों को नष्ट कर देता है। साथ ही उन सभी चीनी सिपाहियों के साथ साथ वीर भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वीर की मृत्यु होने के बाद भी उनके दिल और उनकी आत्मा से अपने देश के लिए देशभक्ति नहीं गई और मरने के बाद भी एक भूत बनकर अपने देश की सेवा वो करने लगते हैं। एक बार की बात है, जब वह अपने देश की सेवा में लगे हुए थे, तभी दलजीत वहां आ जाते हैं और बंदूक को हवा में अपने आप उड़ते हुए दलजीत देखकर डर जाते हैं और डरते हुए खुद से बोलते हैं, बाप रे बाप, ये बंदूक तो हवा में अपने आप तैर रही है। आखिर इधर मेरे साथ और कौन है जो मेरे कैंप की इस तरह से रक्षा कर रहा है? कौन है वहां पर? आओ, बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर वीर का भूत दलजीत के सामने आता है और अपने दोस्त वीर को देख दलजीत उसे तुरंत गले लगा लेता है और कहता है, मेरे दोस्त, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है ना मैं तुझे कितना याद करता हूँ। मेरे दोस्त दलजीत, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे दिल से देशभक्ति की भावना आज भी नहीं गई है, इसलिए मैं यहाँ पर सभी की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। इतना कहकर वीर दलजीत को गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद दलजीत वीर को सैल्यूट करता है और वहां से वो अपने कैंप चले जाता है। जिसके खून में, जिसके दिल में देश का नाम होता है, वह वीर गति को प्राप्त होकर भी अपने देश की रक्षा करता है। यह वीर वही वीर है जिसने मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा की। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो वीर हमारी मदद करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर हमेशा तैनात होता है और अकेले ही ऐसी बेकार सेना और आतंकवादियों से लड़ता है। वीर की कहानी सुनकर सभी सिपाही उससे प्रेरित होते हैं और उसे चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं वह भूतिया देशभक्त सिपाही चीन की सेना की ओर जा रहा है, अकेले ही सभी सेनाओं से लड़ रहा है। कुछ देर बाद शहीद भूतिया देशभक्त सिपाही सभी चीनी सेनाओं को खत्म करके वापस बॉर्डर पर आ जाता है और कुछ ही देर में वहां से गायब हो जाता है। यह देख सभी वीर जवान वीर की एक तस्वीर बॉर्डर पर लगा देते हैं और उसे भगवान की तरह पूजते हैं और इस तरह वीर उन सभी देशभक्त जवानों के लिए एक मिसाल बन जाता है।